नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेदों पर विचार करेंगे। आइए विषय को विस्तार से समझते हैं। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा जो है वो है नाम धातु क्रिया। एक एक करके सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया जब वाक्य में क्रिया जो प्रयुक्त हो रही है, जो क्रिया लग रही है वाक्य में, उसमें जब वो एक ही धातु से बनी हो। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो वह जो क्रिया है वो एक ही धातु से बनी हो और वो ही अकेली क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होती है, वाक्य में लगती है। अकेली क्रिया हो, एक ही धातु से बनी हुई अकेली क्रिया जब वाक्य में लगती है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। राम ने पाठ पढ़ा। राम ने पाठ पढ़ा एक ही क्रिया है, पढ़ने की यहाँ क्रिया हो रही है और यह एक ही धातु से बनी है, पढ़ धातु से। तो यह क्रिया जो है सामान्य क्रिया है, यहाँ एक ही क्रिया इस वाक्य में लगी हुई, तो यह है सामान्य क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया को देखते हैं। दूसरा जो भेद है, क्रिया का दूसरा भेद, प्रयोग या रचना के आधार पे। प्रयोग का अर्थ यहाँ क्या है कि वाक्य में क्रिया कहाँ कहाँ लगती है, किस किस रूप में क्रिया बनी हुई है। इन दोनों के आधार पर, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 5 भेद हैं। हमने सामान्य क्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम संयुक्त क्रिया पर चलते हैं। संयुक्त क्रिया क्या है? इसकी क्या विशेषता है? तो यह 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी होगी। सामान्य क्रिया से यही अंतर है कि सामान्य क्रिया एक ही धातु से बनती है, परंतु संयुक्त जो क्रिया है वह 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी होती है और 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग वाक्य में होता है, तो वह क्रिया संयुक्त क्रिया है। अर्थात एक क्रिया का प्रयोग वाक्य में नहीं हो रहा है, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जब वाक्य में होता है और वो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनती हैं, तब उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। पिताजी घर पहुंच चुके हैं, होंगे क्या है? पहुंच चुके होंगे। पहुंचना एक क्रिया और चुके होंगे, अर्थात यहाँ 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। यहाँ 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। अब जो संयुक्त क्रिया है उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला जो उपभेद है वह है मुख्य क्रिया, मतलब वाक्य में जो सबसे पहले क्रिया प्रयुक्त होती है और जो मुख्य रूप से क्रिया मानी जाती है। कौन सी क्रिया? सबसे पहले लगने वाली जो क्रिया होती है वही मुख्य क्रिया होती है, मूल जो क्रिया है। तो इस वाक्य को अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, पिताजी घर पहुंच चुके होंगे, पहुंच यह मुख्य क्रिया हो गई। और सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के अलावे जितनी भी शेष सभी क्रियाएं होती है, शेष सभी क्रियाएं, चुके होंगे यह सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के सहायता के लिए वाक्य में प्रयुक्त होती है, वाक्य में जिनका प्रयोग होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा जो भेद है, उपभेद है,
संयुक्त क्रिया का, वह है संयोजी क्रिया। संयोजी क्रिया अर्थात जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसे संयुक्त रूप प्रदान करती है। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ लगती है, उसके साथ मिल जाती है और उसे एक संयुक्त रूप प्रदान करती है। राम पढ़ने लगा, पढ़ना मुख्य क्रिया है, लगा, पढ़ने लगा मतलब ये क्रिया के आरंभ का सूचक है। तो लगा जो है यह संयोजी क्रिया है, ये और अधिक गहरा अर्थ प्रदान कर रही है मुख्य क्रिया को। जो मूल क्रिया वाक्य में लगी है उसको और गहरा अर्थ प्रदान कर रही है, उसे और सहायता दे रही है, तो उसके साथ ही लगती है मुख्य क्रिया के साथ और उसे संयुक्त रूप से अर्थ प्रदान करती है। पढ़ना एक क्रिया है, लगा मतलब ये कार्य के आरंभ का सूचक है, जिसका कार्य कौन सी क्रिया करती है? संयोजी क्रिया। तो ये तीसरा भेद है संयुक्त क्रिया का। अब चौथा जो भेद है संयुक्त क्रिया का, उपभेद है, वो है रंजक क्रियाएं। रंजक क्रियाएं, रंजक का अर्थ है विशेषता। तो मूल क्रिया के अर्थ में विशेषता ला देने का काम जो क्रिया करती है, मूल क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का, रंजक का अर्थ है विशेषता प्रदान करना, रंजक क्रिया कहलाती है। मूल क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का काम जो क्रिया करती है उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे कि ये एक सामान्य वाक्य आप देखिए, राम बैठा है, राम बैठा, ये सामान्य वाक्य है, लेकिन जब हम रंजक क्रिया का प्रयोग कर देंगे तो यही वाक्य एक नया अर्थ प्रदान करेगा। जो मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया है, उसके अर्थ में नवीनता ला देगा। जैसे राम बैठा है, लेकिन यही हम लिख दे कि राम सब कुछ गंवा बैठा है, राम सब कुछ गंवा बैठा है, एक नया अर्थ आ गया। तो ये हो गई रंजक क्रिया। यहाँ पर जो बैठा शब्द है ये रंजक क्रिया का कार्य कर रही है, एक नया अर्थ आ गया है, राम सब कुछ गंवा बैठा है, तो यह है रंजक क्रिया। तो अभी तक हमने सामान्य क्रिया को समझ लिया, साथ ही साथ संयुक्त क्रिया को भी जाना और उनके उपभेद जो चार हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया, इन्हें भी हमने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो क्रिया का भेद है पूर्वकालिक क्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिए। पूर्वकालिक क्रिया, जब वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो जो पहली क्रिया समाप्त हुई है उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले क्रिया हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया होती है, लेकिन जो पहले क्रिया समाप्त हुई है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, राम खाना खाकर सो गया। पहले क्या काम किया राम ने? खाना खाया है, तो खाकर सो गया, फिर दूसरा कार्य वो करता है सोने का, तो जो पहली क्रिया होगी वह है पूर्वकालिक क्रिया। हमेशा याद रखना है, जब कर शब्दांश का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है, कर, जैसे खाना क्रिया है खा और उसके साथ कर शब्दांश का जब हम प्रयोग करेंगे तब यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यह इसकी विशेषता है कि खाकर, पीकर, तो ये जब भी क्रिया के साथ कर शब्दांश लगा रहेगा तो वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब उसके बाद ते ही, कभी कभी शब्दांश ते ही होता है। जैसे एक वाक्य हम देखते हैं, राम खाना खाते ही सो गया, ते ही, खाते ही सो गया। जब इस शब्दांश का प्रयोग हो वाक्य में, जब भी ते ही शब्दांश का प्रयोग होगा वाक्य में,
तब हमें याद रखना है कि यह तत्कालिक क्रिया कहलाएगी, ये पूर्वकालिक नहीं कहलाएगी। जब ते ही शब्दांश का प्रयोग होगा क्रिया के साथ तो वो तत्कालिक क्रिया कहलाती है। तो दो बातें याद रखनी है, जब कर शब्दांश का प्रयोग होगा तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, और जब ते ही शब्दांश का प्रयोग होगा तो तत्कालिक क्रिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्वकालिक क्रिया से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसे ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या क्या दो विशेषताएं हैं क्रिया की, कि एक वाक्य में दो काम होते हैं, पहला काम समाप्त हुआ तब जाकर दूसरा काम होता है, लेकिन जो पहला काम समाप्त हुआ उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। और बाकी सभी जो क्रियाएं होंगी, जैसे कि सो गया, खाकर सो गया, तो खाकर पूर्वकालिक क्रिया, और सो गया क्या है, यह है संयुक्त क्रिया, क्योंकि यहाँ दो काम हुए हैं, दो से अधिक क्रियाएं हैं। सो गया, तो याद रखना है कर शब्दांश से अंत हो तो वो है पूर्वकालिक क्रिया, और ते ही से अंत हो वह है तत्कालीन क्रिया, और शेष सभी क्रियाएं वाक्य में संयुक्त क्रिया की श्रेणी में आएंगी। तो यहां तक हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया को देखते हैं। जो चौथा जो भेद है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है यह? तो जब हमारा स्वयं काम करने का मन न करे, जब हमारी स्वयं इच्छा नहीं है, वाक्य में जब कर्ता की स्वयं कोई इच्छा ना हो कार्य करने की, परंतु किसी अन्य की प्रेरणा से कार्य करता है, ठीक है, कर्ता जो है कार्य को करने वाला, उसकी स्वयं की इच्छा से जब वो काम ना करे, क्रिया ना करे, किसी अन्य की प्रेरणा से कार्य करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, पिता पुत्र से चिट्ठी लिखवाता है। पिता पुत्र से, स्वयं वो कार्य नहीं कर रहा है, पुत्र से करवा रहा है। क्या करवा रहा है, क्या काम कर रहा है? चिट्ठी लिखवाता है। तो लिखवाता जो है यह प्रेरणार्थक क्रिया की श्रेणी में आएगा। लिखवाता है, स्वयं वो कार्य नहीं कर रहा, पुत्र से कार्य करवा रहा है, और पुत्र की यहाँ कोई इच्छा नहीं है लेकिन उसे करना पड़ रहा है, बाध्य होना पड़ रहा है पिता की वजह से उस कार्य को, चिट्ठी लिखने के कार्य को करने के लिए। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं, नाम धातु, पांचवा जो भेद है, नाम धातु क्रिया। हमें अच्छे से पता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातुओं के सहारे ही क्रिया बनती है, लेकिन कभी कभी क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय से भी बनती है। तो क्रिया किसी धातु से न बनकर जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय से बने, उन क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया, जैसे कि बात, बतियाना, अपना, अपनाना, ठंडा, ठंडाना, हाथ, हथियाना। एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे राम ने किसान की जमीन हथिया ली। हथिया ली, हाथ से ये शब्द आया है, ये आया कहां से? हाथ से, और ये क्रिया बन गई हथिया ली, हड़पने की ये संज्ञा है, हथिया ली। तो ये सारे शब्द जो है, ये विशेषण है, ये सर्वनाम है, बात संज्ञा है। तो ये है क्या? हाथ संज्ञा है, ये सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ही है, लेकिन ये क्रिया बन चुके हैं। तो किन शब्दों से बने हैं? संज्ञा से, सर्वनाम और विशेषण या अव्यय से जो भी क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो ये रहे क्रिया के भेद, और पांचों भेद आज हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उम्मीद है आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।